प्रावधान के चलते अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। इसलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। सर हमको देना है, करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं, कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 7वें दिन ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला जोरदार तरीके से उठा। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने सदन में कहा कि अब तक स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है और जयराम महतो ने सरकार से बिल्कुल साफ तौर पर जवाब मांगा कि छात्रों को उनकी राशि आखिर कब तक मिलेगी और अगर केंद्र से हिस्सा नहीं मिलेगा तो सरकार क्या करेगी, यह एक लाइन में बता दिया जाए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसके जवाब में कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने बताया कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को स्कॉलरशिप राज्य सरकार देती है, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है, वो लगातार मिल रही है। 9वीं 10वीं और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को केंद्रांश नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और इसके चलते राज्यांश यानी स्टेट का शेयर जारी नहीं हो रहा है और इसलिए स्कॉलरशिप रुकी हुई है। कारण उन्होंने बताया कि वित्त विभाग का एक संकल्प है जिसके अनुसार केंद्र अपना हिस्सा देगा, उसके बाद ही राज्य अपना हिस्सा दे सकता है, राज्य के फंड की निकासी हो सकती है। मंत्री ने बिल्कुल स्वीकार किया कि इसी प्रक्रिया के कारण भुगतान लंबित है, लेकिन उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि केंद्र का हिस्सा मिलने में हो रही देरी को देखते हुए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देरी हुई है, हमको वेट करना पड़ेगा, हमने वेट किया, लेकिन अब हम वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के पास स्कॉलरशिप देने के लिए अपना फंड पर्याप्त है, लेकिन वित्त विभाग का जो संकल्प है कि पहले केंद्रांश मिलेगा तब राज्यांश जारी होगा, उसको जब तक हम रिलैक्स नहीं करेंगे, जब तक शिथिल नहीं करेंगे, तब तक इस राशि का उपयोग नहीं कर सकते। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी को एक बफ शीट यानी पीत पत्र लिख दिया है कि वे इस दिशा में काम करें, यानी वित्त विभाग के नियम को शिथिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। यानी मंत्री चमरालिंडा ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमने केंद्र से हिस्सा मिलने का इंतजार किया लेकिन नहीं मिला है और अब हमने अपने स्तर से छात्रवृत्ति भुगतान की तैयारी शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी को बफशीट लिख दी है और विभाग के पास जो बजट है उसमें से ही स्कॉलरशिप का भुगतान किया जा सकता है, विभाग के पास इतना पैसा है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि इतनी साफ और स्पष्ट बात जो मंत्री चमरालिंडा ने कही वो जयराम महतो को समझ में नहीं आई, या फिर उन्होंने जानबूझकर इसको समझने की कोशिश नहीं की और लगातार ये कहते रहे कि मंत्री बताएं कि अगर केंद्र अपना शेयर नहीं देगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार बोल दे कि नहीं मिलेगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी कहा कि मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन जयराम महतो संतुष्ट नहीं हो रहे थे और उन्होंने उसके बाद डिमांड कर दी कि जब तक स्कॉलरशिप की राशि नहीं दे दी जाती तब तक या तो विद्यार्थियों को बिना इंटरेस्ट का लोन दे दीजिए आप, नहीं तो विधायकों को विधायक फंड की राशि रोक दीजिए। आखिर गली सड़क नाली बनाकर क्या मिलता है, कुछ तो होता नहीं है, तो विधायक फंड की राशि से स्कॉलरशिप दे दीजिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि 4 करोड़ का बंगला विधायकों के लिए बना है, उसको नीलाम कर दिया जाए। हालांकि मंत्री ने फिर भी संयम के साथ उत्तर दिया और कहा कि ब्याज रहित ऋण या विधायक निधि की सहायता को ये बहुत असंभव सा काम है, ये सब होना संभव नहीं है। प्रैक्टिकली जो सरकार का सिस्टम है उसमें सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज जयराम महतो का जो रुख था उसको देखकर मुझे लगा कि उन्हें जवाब चाहिए भी नहीं था, वे बस रील कटवाने और हेडलाइन बनवाने के चक्कर में थे। वरना मंत्री का जवाब इतना साफ था कि केंद्र के हिस्से का हमने इंतजार किया, ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है, ये सिस्टम है, नहीं आया, अब हम अपने स्तर से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सरकार के पास इतना पैसा है कि वो दे सकती है, लेकिन सीधे विभाग पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक संकल्प है कि जब तक केंद्र अपना शेयर नहीं देगा
राज्य अपना शेयर रिलीज नहीं कर सकता, 60-40 का रेशियो है। लेकिन ये भी कहा मंत्री ने कि अब हमने वित्त विभाग के संकल्प को रिलैक्स करके, शिथिल करके विभागीय बजट से ही 9वीं 10वीं और पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। फिर भी जयराम महतो संतुष्ट नहीं हुए। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है। जो जयराम बार बार ये कह रहे थे कि केंद्र शेयर नहीं देगा तो आप क्या करिएगा, एक लाइन में बताइए। मंत्री ने तो भाई बोल दिया कि केंद्र शेयर नहीं देगा तो हम देंगे, हम काम शुरू कर चुके उधर। तो फिर विधायक निधि रोक के दीजिए, बंगला नीलाम कर दीजिए, ऐसी बातें कहने का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि जयराम महतो को छात्रवृत्ति के भुगतान में उतना इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट है कि उनके बयानों की रील बन जाए, रील कट जाए और हेडलाइंस छप जाए कि बंगला नीलाम कर दीजिए, विधायक निधि डाइवर्ट कर दीजिए। दोस्तों, जयराम महतो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं, शोधार्थी हैं, भाषा आंदोलन से चर्चा में आए थे और सोशल मीडिया की लहर पर सवार होकर विधायक बन गए हैं। लेकिन जहां तक चमरा लिंडा का सवाल है, वे कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, फायर ब्रांड छात्र नेता रहे हैं। उनका संगठन आदिवासी छात्र संघ आजसू के बाद झारखंड में दूसरा सबसे ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव संगठन हुआ करता था। जयराम महतो का एग्रेशन तो फेशियल एग्रेशन है, सोशल मीडिया का एग्रेशन है। उनके पास सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का अनुभव नहीं है, लेकिन चमरा लिंडा ने सड़क पर आंदोलन किया है। कई बार उन्होंने रांची बंद कराया है, कई जगहों पर और बंद कराए हैं अपने मुद्दों को लेकर, जब झारखंड नहीं बना था। पुलिस की लाठी खाई है, गिरफ्तारी के डर से भाग नहीं खड़े हुए हैं। लेकिन उस समय क्या करे भाई, सोशल मीडिया नहीं था, रीलें नहीं कटा करती थी, इसलिए जयराम महतो की पीढ़ी को चमरा लिंडा के आंदोलन के बारे में पता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद चमरा लिंडा ने जितनी शांति से, जितनी स्पष्टता से जयराम महतो के सवालों का जवाब दिया, वह दिखा रहा था कि वो कितने मैच्योर नेता हैं। और मैच्योर नेता हैं भी, 3 बार से विधायक हैं। पीएचडी की डिग्री उनके पास भले नहीं हो, लेकिन हॉस्टलों में रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है और उनके अपने छोटे भाई इसी झारखंड में झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं। तो जाहिर है चमरा लिंडा का परिवार पढ़ा लिखा है। और दोस्तों, सरकारी सिस्टम हवाबाजी करने से, चीखने चिल्लाने से नहीं चलता है। लेकिन जयराम भी क्या करें, हवा में हाथ भांज कर, मुंह बना बना कर, चीख चीख कर और बाहरी भीतरी करके ही वे विधायक बने हैं। तो ये करना उनकी मजबूरी है और 5 साल बाद उनको फिर जनता की शरण में ही जाना है। जमीन का अनुभव नहीं है, बस सोशल मीडिया पर चीखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड कराते रहेंगे। आखिर लोग कितने दिन इस बात को झेलेंगे? उनको तो जमीन पर काम चाहिए। तो जयराम का डेस्परेशन बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है कि मंत्री जी की जिस बात पर उनको धन्यवाद देना चाहिए था और वित्त मंत्री से यह मांग करनी चाहिए थी कि कल्याण मंत्री की पहल पर वे जल्दी क्लियरेंस दे, वित्त विभाग के नियम को जल्दी शिथिल करें कैबिनेट की बैठक बुलाकर, वो नहीं करके वे विधायक आवास नीलाम कराने की बात करने लगे और विधायक निधि को छात्रवृत्ति में कन्वर्ट करने की बात करने लगे। ये बचकाना सुझाव है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए और बताइए कि क्या मंत्री चमरा लिंडा का जवाब आपको भी समझ में नहीं आया? और अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब यह है कि जयराम महतो को जवाब नहीं समझना था, सिर्फ सनसनी पैदा करनी थी। मुद्दों के समाधान में उनकी रुचि नहीं है, उससे ज्यादा रुचि इस बात में कि कैसे वे लाइमलाइट में बने रहें। ये पूरा वीडियो देखिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। मेरा प्रश्न बड़ा ही गंभीर है। आज पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग, राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर, क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है।
प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में है, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें, केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो हम नहीं, कह रहे सही हैं, बात। अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं, तो जयराम जी सर आप शायद ध्यान से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, नहीं सही बात हो चुका है, सही बात है। केंद्र आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए स्वीकार किए, और ठीक है, पित पत्र लेकिन भी ये लिख उत्तर चुके नहीं हैं। हुआ, ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है हाँ बोल रहे हैं, बोल। ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, उसके बदली में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें 0 आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए, जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए, ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तो आप उसे रोक दीजिए, करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब, तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? माननीय सदस्य, नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप उनको ऋण दीजिए। भावना से नहीं तो 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना कुछ कानून 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए होता है, आपका भावना सही है, आपका भावना तो सही मैं तो है। सुझाव दे रहा हूँ कि उनको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे,
हम एक विधायक हैं, हम राज्य सरकार को बोलेंगे, कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए माननीय हैं, मंत्री हम विधायक हैं, हम राज्य सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री हम जी राज्य सरकार से पूछेंगे। बट बोल रहा है, ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीत पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था? उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट थोड़ी हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही एक लाइन बोल दीजिए, नहीं हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। एक मिनट महोदय, आदरणीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हाँ ठीक है, ठीक है। विलंब के लिए मंत्री जी को भी दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में पीत पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए। तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान करेंगे। बच्चों वही हम बोल रहे हैं, तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है। माननीय मंत्री देखिए, ये गंभीर विषय है। क्या है? बिना ब्याज पर ऋण दीजिए, और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा, आप काट लीजिए। सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए जयराम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहाँ से आएगा? कौन जगह से, कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें, सब मिल करके, और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है, उसको हम लोग दे दें। जल्दी करें इस पर। थोड़ा समय दीजिए जयराम जी, थोड़ा समय प्रयास करें। क्योंकि और भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछना है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए, ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय, आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य ने जो कहा कि आप केंद्र से पूछिए, गलत बात है। हम एक विधायक हैं, हम केंद्र से पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पूछने आए हैं, हम विभागीय मंत्री से पूछने आए हैं। तो